नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 सितंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल की हम समीक्षा करेंगे और उनमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये भारत में श्रम क्षेत्र में जो हमारे श्रम कानून है उसमें सुधार को लेकर एक बड़ा परिवर्तन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारत में अगर हम श्रम कानूनों की बात करें तो भारत में एक दो नहीं लगभग 29 प्रमुख श्रम कानून हैं जो भारत में अलग अलग तरीके से श्रमिकों को नौकरी पर रखना या उनको हटाना या उनको सामाजिक सुरक्षा देना या जो भी श्रमिकों के अधिकार हैं उनसे संबंधित हैं। अगर आप भारत में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार को आसान करना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख तरीका ये है कि जो भी आपके श्रम कानून हैं वो न्यूनतम होने चाहिए, न्यूनतम और प्रभावी ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि संख्या ज़्यादा हो और वो प्रभावी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कानून होने पर जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनमें बाधा पड़ती है, जो बाहर का निवेश है उसको एक तरह से ज़्यादा कानूनों के माध्यम से अपने आप को गुजारना पड़ता है और ऐसा होने पर जो गतिविधियां हैं वो कमज़ोर होती हैं। अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने की सुगमता का जो सूचकांक है उसमें हमने तेजी से बढ़ोतरी की है। अगर भारत में श्रम कानूनों को सही रूप में लागू किया जाता है तो व्यापार करने की जो सुगमता है वो भारत में बढ़ेगी और भारत इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। और इस दिशा में अगर हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो पहले से चल रहे हैं। और सरकार की तरफ से कोशिश क्या है? सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो 29 हमारे यहाँ कानून हैं उनको एक तरह से मिलाया जाए और कानून कितने बना दिए जाएं? 4। तो 29 अलग अलग जो श्रम कानून है उनको युक्ति संगत बनाया जाए, सरल बना दिया जाए और जो भी कानून वर्तमान में है उनके जो प्रमुख उद्देश्य है उनको मिलाया जाए और वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं उनको नए कानूनों में डाला जाए। तो ये एक तरह से भारत में जो श्रम कानूनों का सुधार है उसके संबंध में सरकार का एक तरह से दृष्टिकोण है। श्रम के लिए दूसरा जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था उसने सिफारिश की थी कि भारत में श्रम कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है और केंद्रीय कानूनों को वर्तमान अनुसार यानी वर्तमान जो आवश्यकता है उसमें प्रासंगिक बनाया जाए। बहुत से ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश समय के हैं तो वर्तमान में उन्हें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संख्या ज़्यादा होने से एक तरह से कॉम्प्लेक्स या विषमता बढ़ती है, तो इस कारण से सरल एक तरह से बनाया जाए तो कम से कम कानून होने चाहिए। जो भी श्रमिकों के अधिकार हैं और जो भी व्यापारिक गतिविधियां यानी जो श्रमिकों को काम दे रहे हैं उनके अधिकार हैं सबको बराबर एक तरह से शामिल किया जाए और युक्ति संगत होना चाहिए। ऐसा कानून की एक व्यवस्था लाई जाए जिसमें सभी पक्षों को एक तरह से लाभ हो, ऐसा ना हो कि एक पक्ष लाभ की स्थिति में जाए। तो इसी कारण से जो 29 कानून हैं उनको अलग अलग तरीके से समाहित करते हुए भारत में 4 संहिताएं, जब संहिता की बात करते हैं इसका मतलब कोड, तो 4 कोड या संहिताएं बनाने की बात चल रही है। इसमें अगर हम पहला देखें तो ये पहला एक तरह से लोकसभा राज्यसभा में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसको एक तरह से आप देखें 2019 में ही मिल चुकी है। और ये क्या है? मजदूरी पर श्रम संहिता। पहला जो पारित हो चुका है वो है मजदूरी पर श्रम संहिता, यानी मजदूरी को लेकर जो भी कानूनी व्यवस्थाएं अलग अलग भारत में थी, कितना 4 कानूनों के माध्यम से। और ये कानून आप देखें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936, बोनस अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इन चारों को समाहित करके एक सिंगल बना दिया गया है मजदूरी पर श्रम संहिता। तो इसके माध्यम से 2019 में एक सुधार हुआ है और जो बचे हुए 3 और संहिताएं हैं उनके बारे में सरकार ने 2019 में जो प्रस्ताव रखा था उसमें कुछ परिवर्तन किया है। तो इसी संबंध में हमारा ये यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि 2020 में सरकार ये चाह रही है कि जो 19 में लाया गया था बिल उसमें कुछ संशोधन करके यहाँ पर एक तरह से बिल का नया रूप लाया जाए। पहला एक तरह से जो मजदूरी पर श्रम संहिता है वो तो एक तरह से पारित हो चुका है और सरकार के द्वारा इसे नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन कानूनी रूप में अभी ये लागू नहीं हो पाया है। तो जल्द ये कानून के रूप में लागू होगा, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी के रूप में जो एक आवश्यकता है कानूनी वो पूरी हो चुकी हैं, तो जल्द ये कानून लागू होगा। तो अन्य जो 3 कानून 2019 के हैं उनमें कुछ संशोधन के साथ भारत सरकार के द्वारा संसद का अभी जो मॉनसून सत्र है उसमें 2020 संशोधन के माध्यम से इन 3 कानूनों को एक तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो हम तीनों को भी देखते हैं जो इस बार प्रस्तुत किए गए हैं। पहले जो पारित है उसके संबंध में कुछ एक हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं जो महत्वपूर्ण है।
देखिए जो यहाँ पर ये मजदूरी पर श्रम संहिता पारित की गई है, इसके माध्यम से किया यह गया है कि न्यूनतम मजदूरी जो मिनिमम वेज होती है उसे निकालने की विधि को आसान कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो भी एक तरह से रोजगार है, अलग अलग रोजगार के अनुसार न्यूनतम मजदूरी होती थी। अब भारत सरकार का नियम क्या कहता है, कौशल यानी आपकी स्किल क्या है। मान लीजिए आप किसी ऐसे उद्योग में काम कर रहे हैं जहां न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है, लेकिन अगर आप बहुत कुशल हैं तो आपकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ जाएगी। और भौगोलिक स्थिति यानी किसी ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं जहां पर आपके जान का जोखिम है, जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्र में या सीमावर्ती क्षेत्र में, तो भौगोलिक स्थिति और कौशल ये दो सबसे बड़े पैमाने बना दिए गए हैं न्यूनतम मजदूरी को निकालने के लिए। पहले एक तरह से क्या होता था, पहले ये रोजगार कैसा है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता था, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की क्षमताओं के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा। ये एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। इससे श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार मजदूरी प्राप्त हो पाएगी। अगर हम भारत में देखें तो इस संहिता के पहले जब भारत में 4 अलग अलग ये कानून थे तो स्थिति क्या थी, स्थिति ये थी कि पूरे देश में लगभग 10,000 अलग अलग प्रकार की न्यूनतम मजदूरी की दरें थी, यानी 10,000 अलग अलग तरीके से मिनिमम वेज डिसाइड की जाती थी। और ये कानून जब नई संहिता पारित हो गई है मजदूरी पर श्रम संहिता, होगा क्या कि ये 10,000 जो न्यूनतम मजदूरी की दरें घटकर रह जाएंगी कितनी, 200। इसी के साथ साथ अगर आप केंद्र सरकार की मात्र बात करें, हमने पूरे देश का आंकड़ा देखा, अगर आप सिर्फ केंद्र सरकार में ही देखें तो 542 अलग अलग न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं। अब ये घटकर कितनी रह जाएंगी, 12। तो संख्या जब आप कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां करने की जो विषमताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं आपका कमजोर होता है और इससे व्यापार सुगम हो जाता है। तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा इंडेक्स है उसमें आगे बढ़ने के लिए एक तरह से ये कदम उठा रहे हैं। और इससे ये भी होगा कि अगर भारत में व्यापार करना आसान होगा, कोई भी मजदूर को मजदूरी देने के नियम कानून आसान होंगे और किसी भी तरह की न्यायिक प्रक्रिया में जल्दी उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, तो ये सब बाहर के निवेश को एक तरह से आकर्षित करते हैं। क्योंकि भारत में जो श्रम कानून है वो काफी कठोर माने जाते हैं और बाहर के जो निवेशक हैं वो एक तरह से भारत में निवेश करने से इसीलिए डरते हैं। उनको लगता है कि श्रम कानूनों के माध्यम से उनके जो व्यापार करने के अधिकार है उनमें कमजोरी आती है और उनकी व्यापारिक गतिविधियों में जो एक फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए वो भारत में नहीं मिलती है। तो ये एक तरह से बहुत लंबे समय से आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बाधा थी भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए। तो आप इसे क्रांतिकारी कदम भी कह सकते हैं जो ये मजदूरी या अन्य प्रकार के जो कानून है उनमें सुधार करके भारत में ये जो सुधार किया जा रहा है कि 29 कानूनों की जगह 4 कानून लाए जा रहे हैं, ये क्रांतिकारी कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में हो सकता है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि ये जो नया कानून न्यूनतम मजदूरी के पार्ट पर आप देखें तो न्यूनतम मजदूरी हर 5 साल में रिवाइज की जाएगी। तो ये भी एक नियम रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आज न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है तो जल्द उसका परिवर्तन नहीं होगा या उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हर 5 साल में उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो मजदूरी पर जो श्रम संहिता है इसमें एक फ्लोर वेज या आधार मजदूरी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, यानी भारत सरकार की तरफ से एक फ्लोर वेज आधार मजदूरी बताई जाएगी, इससे नीचे न्यूनतम मजदूरी नहीं होगी। तो ये एक तरह का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है काफी महत्वपूर्ण है। इससे ये होगा कि भारत में विभिन्न राज्यों में भी एक न्यूनतम स्तर से नीचे मजदूरी नहीं होगी। तो फ्लोर वेज या आधार मजदूरी का कॉन्सेप्ट भी इससे शामिल किया गया है। तो ये सुधार तो एक तरह से कह सकते हैं संसद और राष्ट्रपति के माध्यम से पूर्ण रूप से कानून के रूप में आ चुका है, नोटिफाई हो चुका है और जल्द इसे भारत में लागू किया जाएगा। जहां तक हम बात करें 3 जो नए संशोधन 2020 के नाम से संसद में अभी प्रस्तावित किए गए हैं, तो इन तीनों में अगर हम देखें तो दूसरा औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता, यानी जो औद्योगिक संबंध है जो हमारे एक तरह से आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन है। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब जो भी कंपनी का मालिक है और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो इनके बीच में संबंध एक तरह से कैसे स्थापित होंगे, ये औद्योगिक संबंधों पर जो श्रम संहिता है वो स्थापित करती है। और इसमें करा क्या गया है कि पहले के जो 3 कानूनों हैं उनका एक तरह से विलय कर दिया गया है। तो आप देखें पहले कितने कानून थे, यहाँ पर 4 कानून का विलय कर दिया गया है। और आने वाले पार्ट पर आप देखें तो ये 3 कानून औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता में मिलाए जाएंगे। पहला ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो ये तीनों मिलाकर औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता बनाई जाएगी। देखिए प्रमुख रूप से आप देखें
तो ट्रेड यूनियन यानी जो श्रमिकों के संगठन होते हैं उनके संबंध में एक तरह से यह संहिता स्थापित की जाएगी। तीसरा देखें, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता। देखिए, सामाजिक सुरक्षा मजदूरों को प्राप्त हो या श्रमिकों को प्राप्त हो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं, किसी जोखिम की जगह पर भी काम कर रहे हैं, तो उनका जीवन भी एक तरह से खतरे में रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कराया गया है कि अलग अलग प्रकार के जो 9 कानून हैं जो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एक तरह से उपलब्ध कराते हैं, उनको मिलाकर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता बना दी गई है। कितने कानून मिलाए गए यहां पर? 9। पहले हम कितने कर चुके हैं? 4 3, यानी 4 और 3 7, और ये कितने? 9, यानी एक तरह से 16 कानूनों का विलय अब तक कर चुके हैं। अगर इन 9 कानूनों में आप देखें, जैसे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। तो इस तरह के जो कानून हैं, ये 9 कानून हैं, उनका विलय करके सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता को भारत सरकार संसद में ला रही है। और एक चौथा आप देखें, जो चौथी लास्ट संहिता है जो हमारे जो श्रम कानून के सुधार है, उसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों पर श्रम संहिता। और इसमें आप देखें, भारत में अलग अलग 13 कानून थे। अभी हम देख चुके हैं कि पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 9, और ये जो चौथा है, यहां पर कितने कानून हैं? 13। तो कुल मिलाकर आप देखें, एक तरह से 29 कानूनों का विलय करके बना दिए गए कितने? 4। तो ये व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की जो शर्त है, इनके 13 अलग अलग श्रम अधिनियम हैं। उनमें अगर आप प्रमुख रूप से देखें, जैसे कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट आपका 1948, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, ये बेसिकली प्लांटेशन के सेक्टर में संबंधित है, यानी जो लोग प्लांटेशन में श्रमिक काम करते हैं उनके संबंध में। तो आप इसे प्लांटेशन एक्ट भी कह सकते हैं 1951। खान अधिनियम 1952, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996। तो 13 अलग अलग प्रकार के इस तरह के कानून हैं जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की शर्तों को बनाते हैं। इनको मिला दिया गया है इस चौथे कानून में। तो 29 को घटाकर ला दिया गया कितने पर? 4 पर। तो ये सरकार की एक तरह से प्रक्रिया है। तो जहां पर संसद में सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है 3 के लिए, तो यहां पर लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि सरकार ने इस तरह का जो बिल है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसने जितनी भी सिफारिशें हैं, जितनी भी कमेटीज बनी थी, उन सबको एक तरह से यहां पर शामिल करके ये प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। और एक बड़ी बात यहां पर जो सरकार की तरफ से कही गई है कि जो सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा की बात की जा रही है, तो इस सामाजिक सुरक्षा में सबसे बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। देखिए, ऐसे लोग जो किसी ट्रेड यूनियन या किसी ऐसे उद्योग में काम नहीं कर रहे हैं जो पूरी तरह से कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, तो वो अनऑर्गेनाइज है या असंगठित क्षेत्र में है। तो असंगठित जो मजदूर हैं उनके लिए भी यहां पर व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा गिग वर्कर, देखिए गिग वर्कर का मतलब ऐसे एक तरह से श्रमिक आप कह सकते हैं, या ऐसे लोग जो विभिन्न प्रकार के ऐसे जॉब में काम कर रहे हैं जहां पर एक तरह से वो स्थायी रूप में नहीं है। या आप कह सकते हैं, जैसे अगर आप देखें, जैसे आप अलग अलग तरह की फूड सप्लाई करने के जो भी ऐप हैं, चाहे आप जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, तो इनमें जो कर्मचारियों के द्वारा फूड सप्लाई की जा रही है वो गिग वर्कर के रूप में एक तरह से शामिल है। या ऑनलाइन पार्ट पर जो भी एक तरह से काम किया जा रहा है, या अलग अलग ऐप में जो लोग इन्वॉल्व हैं, या उबर ओला जैसे आपके जो राइड प्रोवाइड करते हैं उनमें जो लोग एक तरह से इन्वॉल्व हैं, तो ये गिग वर्कर कहलाते हैं, जो एक तरह से ऐप या एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी के साथ में कार्य कर रहे होते हैं। तो उनको स्थायी कर्मचारी की जो सुविधाएं और सामान्यतः नहीं मिलती हैं, और इसको लेकर अमेरिका में एक बड़ा विरोध वहां पर रहा है गिग वर्कर्स का। तो इन्हीं गिग वर्कर्स को भारत सरकार के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें शामिल किया जा रहा है। और इस पर विवाद भी था, क्योंकि अगर इस तरह के वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया जाएगा तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी, क्योंकि कंपनियां ऐसे लोगों को जो काम पर रखती हैं उनको अपनी सहूलियत के अनुसार उन्हें रोजगार में रखती हैं और हटाती हैं। लेकिन अगर वो सामाजिक सुरक्षा के नियमों में बंध जाएंगे, गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें, तो उनको आसानी से हटाना और उनको शामिल करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये सरकार के लिए एक तरह से समस्या हो जाएगी। इसी के साथ साथ देखें कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वाला जो बिल है, यानी अगर हम बात करें
औद्योगिक संबंधों पर जो श्रम संहिता है, तो यहां पर नियम यह बना दिया कि अभी तक नियम यह था कि जिनके पास भी 100 या उससे ऊपर कर्मचारी थे, वो किसी भी कर्मचारी को अगर मान लीजिए अपने उद्योग में रखते हैं, हटाते हैं, तो उसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। यानी अगर आपके पास 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो आपको सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है। औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता लागू होने के बाद यह संख्या 100 है, इसको 3 गुना बढ़ाकर कर दिया गया 300। यानी अगर आपके पास मान लीजिए 300 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, तो आप किसी भी कर्मचारी को रखते या हटाते हैं तो आप सरकार से बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं। यानी ये श्रम कानून उस पर लागू हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर कोई उद्योग में 200 लोग काम कर रहे हैं, तो वो इस कानून में नहीं आएगा। तो यहां पर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि 100 की जो लिमिट है वो 300 कर दी गई है। यानी 100, 150, 200, 250 लोगों के साथ में जो छोटे उद्योग चल रहे हैं, वो कर्मचारियों को रखने और हटाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। जो लिमिट अभी कितनी थी, 100 रुपए। तो ये इसका एक तरह का विरोध आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर 200, 150 लोगों के साथ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो बहुत छोटी इकाई है, लाभ की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितना उसके लिए मजदूरी के आधार पर लोगों को शामिल करना जरूरी है, ऐसे लोगों को रखे या लोगों को हटा दे। तो लोगों को हायर करना और फायर करना, इस नीति को एक तरह से 300 से कम जो कर्मचारियों का संगठन है उनके लिए आसान किया गया है। तो इससे हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनको एक तरह से बढ़ने में लाभ मिलेगी और व्यापार ज्यादा से ज्यादा छोटे उद्योगों में पैसा लगाएगा। तो ये एक तरह से भारत में एक औद्योगिक रूप में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। इसकी समस्याएं भी अपनी है कि लोगों को आसानी से हटाया जा सकता है अगर 100 से ज्यादा है। जैसे अभी तक 100 तक था, तो कितना हो गया है, 300। तो ये समस्या जरूर है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे हमने सामाजिक सुरक्षा की बात करी, एक बड़े हिस्से में यहां पर ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जा रहा है जो अभी तक किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं थे। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता की अगर हम बात करें तो ये अभी कोविड-19 के समय बहुत ज्यादा न्यूज में था। कारण ये था कि भारत में जो भी एक तरह से मजदूर एक जगह से दूसरे राज्य में काम के लिए जा रहे होते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट की अगर हम बात करें, अंतरराज्यीय जो प्रवासी मजदूर हैं, तो उनको लेकर एक 1979 का कानून है, इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। तो इस पर सवालिया निशान उठाए गए कि इसके माध्यम से जो अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर हैं उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो ये कानून भी एक तरह से शामिल किया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड में। यानी अंतरराज्यीय जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी एक तरह से सामाजिक सुरक्षा की लाभ की स्थिति में लाया जाएगा, जो कोविड-19 के समय बहुत बड़े पैमाने पर उन पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रोजगार से तो उन्होंने हाथ धोया ही, उनको कहीं ना कहीं अपने जो शहरी क्षेत्र है वहां से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास करना पड़ा। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं सरकार के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए स्थितियों को आसान किया जा सके। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भी यहाँ परिवर्तन किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य दीर्घकालीन रूप में एक तरह से भारत में जो श्रम कानून है उनको मजबूत करना है, श्रमिक और जो उद्यम लगाने वाले हैं उनको बराबर अधिकार देना है। ये एक तरह से इसका उद्देश्य है। तो इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत में प्रस्तावित श्रम सुधारों की चर्चा करें तो आप चारों को बता सकते हैं, कुछ एक बता दें कौन कौन से उसमें शामिल किए गए हैं, समस्याएं क्या थी, वर्तमान में एक तरह से हल उससे क्या होगा। तो जो लाभ की बात करें तो लाभ आप कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा अधिकतम लोगों को मिल पाएगी। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो 300 की लिमिट की गई है, तो जो छोटे उद्योग में 300 से कम जो श्रमिक रखते हैं वो कर्मचारियों को रखने और हटाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये एक तरह से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगा। अगर श्रम कानूनों में आसानी होगी तो बाहर का जो निवेश है वो आकर्षित होगा, क्योंकि अगर 29 से घटाकर आप श्रम कानूनों को 4 कर देते हैं तो ये व्यापार करने की सुगमता में एक बड़ा कह सकते हैं कदम है। तो लाभ आप इनको एक तरह से बता सकते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा, उसी के साथ साथ जो व्यापार करने के लिए जो श्रम कानूनों में एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, बहुत कठोर सिस्टम था, उसमें परिवर्तन, ये अर्थव्यवस्था को प्रमुख लाभ एक तरह से आने वाले समय में होंगे। तो इनको आप एक तरह से बता सकते हैं। एक प्री का क्वेश्चन भी आप इस पर देख सकते हैं। भारत में श्रम सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिताएं लागू की जाएंगी। सही स्टेटमेंट है। श्रम सुधार द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित है। सही स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस किया, दोनों सही है, आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। द राइज, रिट्रीट एंड रिसर्जेंस ऑफ जिहादिस्ट।
देखिए ये अगर हम न्यूज़ देखें तो ये काफ़ी लंबे समय से, कारण जनवरी फरवरी 2020 से न्यूज़ आप लगातार इसके बारे में हम अलग अलग आर्टिकल और वेबिनार में डिस्कस कर रहे हैं। और कारण ये है कि अफगानिस्तान में जो सबसे आप कह सकते हैं एक आतंकवादी संगठन के रूप में मजबूती से स्थापित संगठन है तालिबान, उसका एक तरह से जो वर्चस्व अफगानिस्तान में बढ़ा है। तो तालिबान का रोल बढ़ने में कहीं ना कहीं अमेरिका का एक तरह से ज़्यादा हाथ है। अमेरिका अपने आप को अफगानिस्तान से अलग करना चाहता है और इसीलिए उसने तालिबान, जो एक तरह से कह सकते हैं एक आतंकवादी संगठन के रूप में वहां पर अमेरिका के द्वारा मान्यता प्राप्त था, उनके साथ उन्होंने समझौता किया। और अब हो ये रहा है कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान की सरकार है और जो तालिबान है, उनके बीच में कतर की राजधानी दोहा में बैठकें चल रही हैं, जिससे कि अफगानिस्तान में शांति दीर्घकालीन रूप में स्थापित करने के लिए काम किया जा सके। तो अगर तालिबान जो एक आतंकवादी संगठन के रूप में अमेरिका देख रहा था, तो उसको वर्तमान में एक राजनीतिक डिस्कशन में अगर लाया जा रहा है, तो ये स्थितियां कितनी सही हैं और आने वाले समय में अफगानिस्तान के लिए ये कितना सही होगा। तो हमारे ये आर्टिकल का डिस्कशन तालिबान के आसपास घूमता है कि तालिबान कितने बड़े पैमाने पर जो डिस्कशन चल रहे हैं उनमें सही रूप में शामिल होगा और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में मदद करेगा। ध्यान रखें, भारत ने भी तालिबान के साथ जो बैठकें हो रही हैं उसमें अपने आप को शामिल किया है। तो एक तरफ से भारत जो तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में मानता था, उसकी तरफ से भी तालिबान से बैठकें करने के लिए एक मंजूरी सी मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं तालिबान का जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकारोक्ति है, वो बढ़ती जा रही है। तो इसी कंसर्न में हम तालिबान के बारे में यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे। अगर हम तालिबान की बात करें तो देखिए, तालिबान जैसे वर्ड है एक आतंकवादी संगठन के रूप में जरूर जोड़ दिया गया, लेकिन ये आप तालिबान अगर शब्द की बात करें तो ये उतना उस तरह का शब्द नहीं है जैसा आतंकवाद के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये वर्ड आता कहां से है? ये वर्ड आता है तालिब से, यानी जो तालिब लेने वाले उनको तालिबान कहा जाता है। तो तालिब का मतलब एक तरह से जो मदरसे हैं, वहां पर जो शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी या स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तरह से तालिब प्राप्त करने वाले, जो तालिब उनको कहा जाता है, जो मदरसा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो तालिबान में बेसिकली वो लोग शामिल थे जो मदरसा में एक तरह से एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे और उसी से नाम पड़ा तालिबान। तो तालिबान का जो अस्तित्व है वो कहने के अफगानिस्तान की एक तरह से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसी में छिपा हुआ है। आप ब्रिटिश समय में जानते हैं, ब्रिटिश सरकार की तरफ से अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रयास किए गए जब ब्रिटेन का भारत पर नियंत्रण था। उसके बाद भी अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से नियंत्रण ब्रिटेन का कभी नहीं हो पाया। तो अफगानिस्तान एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र देश के रूप में, या वहां पर जितनी भी अलग अलग जो आपके धार्मिक समूह हैं या अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप हैं, वो स्वतंत्र रूप से एक तरह से कार्य करना पसंद करते हैं। तो इसी कारण से अफगानिस्तान पर बड़ा नियंत्रण कभी किसी का नहीं हुआ। अफगानिस्तान में 1978 में जो सरकार कार्य कर रही थी उसके खिलाफ एक तख्ता पलट हुआ और इसको एक तरह से सौर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे सौर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस रिवॉल्यूशन के माध्यम से हुआ ये कि कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से अफगानिस्तान में सत्ता में आई। और आप भी जानते हैं सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट शासन था और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट जो शासन चल रहा था उसका बड़ा विरोध हो रहा था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट सरकार के हिसाब से नए नियम कानून अफगानिस्तान में लागू करने का प्रयास कर रहे थे। तो सोवियत संघ को लग रहा था कि अफगानिस्तान एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में जो कार्य कर रहा है उस पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखें 78 ये जो समय है ये कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का समय है, जब सोवियत संघ के विरोध में कौन है? यूएसए, जो पूंजीवादी देश है। तो कम्युनिस्ट जो ब्लॉक है उसको मजबूत करने के लिए सोवियत संघ ने एक तरह से 1979 के पार्ट पर अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। अगर हम दिसंबर 1979 की बात करें तो सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और एक ऑपरेशन स्टॉर्म 333 चलाया गया। उसके द्वारा वहां पर जो शासन कर रहे थे उनको हटाया गया और बाबरक करमल को वहां पर एक शासक के रूप में सोवियत संघ के द्वारा एक तरह से स्थापित किया गया। तो ये घटना एक तरह से पश्चिमी देशों में, खासतौर पर अमेरिका के द्वारा लगा कि कम्युनिस्ट का एक तरह से विस्तार हो रहा है। तो कम्युनिज्म का विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से जो प्रयास है उनको बढ़ा दिया। और आप ध्यान रखें कि सिर्फ सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अलग करने और कम्युनिस्ट के जो एक्सपेंड है उसको रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से अपनी जो गुप्तचर एजेंसी CIA उसकी मदद ली गई और पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी है ISI उनकी मदद से जो भी वहां पर लड़ाके या जो फाइटर्स थे उनको ट्रेन किया गया। और ये जो ट्रेंड लड़ाके इनको कहा गया मुजाहिदीन। बड़ी संख्या में मुजाहिदीनों को ट्रेन किया गया और उन्होंने सोवियत संघ की जो सेना अफगानिस्तान में थी उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एक तरह से कह सकते हैं एक गृह युद्ध जैसी स्थिति को वहां पर बना दिया।
अब सोवियत संघ के लिए बहुत लंबे समय तक अपने आप को वहां पर बनाए रखना उतना आसान नहीं था, क्योंकि जो मुजाहिदीन थे वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक गुरिल्ला युद्ध के रूप में सोवियत संघ की सरकार के साथ में वहां पर लड़ रहे थे। तो अंतिम रूप में आप देखें तो फरवरी 1989 के पार्ट पर जो सोवियत संघ की जो सेना है उसने अपने आप को अफगानिस्तान से अलग किया। और ध्यान रखें ये वही समय है जब सोवियत संघ भी एक तरह से टूटने की कगार पर था और सोवियत संघ का बिखराव हुआ और आगे चलकर रूस इसमें से एक बड़े देश के रूप में उभरा। तो सोवियत संघ अपनी समस्याओं से इतना घिरा हुआ था कि उन्होंने आगे चलकर अपने आप को अलग कर लिया अफगानिस्तान की समस्या से, क्योंकि सोवियत संघ स्वयं समस्या में ग्रसित हो गया था। तो अपनी समस्याओं के हल करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को वैसी ही स्थिति में छोड़ दिया। तो मुजाहिदीनों को निर्माण करने में सीआईए और आईएसआई का बड़ा हाथ था। पाकिस्तान को लगता था कि अगर उसकी तरफ से मदद दी जाएगी मुजाहिदीनों को तो अफगानिस्तान उसके लिए एक बड़े सपोर्ट सेंटर के रूप में रहेगा। खासतौर पे अफगानिस्तान में भारत का भी प्रभाव अच्छा था, क्योंकि सोवियत संघ के होने के कारण भारत का वहां पे प्रभाव बढ़ा हुआ था। तो उसको कमजोर करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के साथ उसकी गुप्तचर एजेंसियों के साथ मिलकर मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दे रहा था। जब एक तरह से बाहर निकल गए सोवियत संघ के लोग, उसके बाद से अफगानिस्तान में एक अराजकता की स्थिति जैसी बन गई और जो मुजाहिदीन वहां पर बचे हुए थे उन्होंने एक तरह से मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया। आगे चलकर अक्टूबर 1994 के पार्ट पर जो भी वहां पर पुराने मुजाहिदीन और मदरसों में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी जिन्हें तालिब कहा गया उनको मिलाकर तालिबान का गठन किया गया और तालिबान ने बहुत तेजी से अपने आप को एक तरह से एक्सपेंड किया और स्थिति यह बनी कि धीरे धीरे अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्रों पर उन्होंने एक तरह से कब्जा किया। 1994 में तालिबान स्थापित हुआ और 4 साल के अंदर अंदर 1998 आते आते उन्होंने लगभग 90% अफगानिस्तान के एरिया पर कब्जा कर लिया। और बड़ी समस्या ये थी कि तालिबान के द्वारा एक तरह से शरिया के आधार पर जो इस्लामिक कानून है उसके आधार पर पूरे अफगानिस्तान में नियम कानून को लागू किया गया, जिसमें महिलाओं का घर से बाहर निकलना या बच्चियों का स्कूल में जाना या सिनेमा हॉल इस तरह के जो भी तंत्र थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। तो ये कहीं ना कहीं तालिबान का जो कार्य था उसने वैश्विक स्तर पर अफगानिस्तान में तालिबान का जो रोल है उसको एक नकारात्मक रूप में आगे बढ़ाया, क्योंकि जब तक तालिबान वहां अफगानिस्तान में सत्ता में अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहा था उसका बहुत विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने एक तरह से मानवाधिकार हनन करने शुरू करे खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ, तब कहीं ना कहीं तालिबान के खिलाफ एक विरोध उत्पन्न हुआ। इसी कड़ी में आप देखें कि अफगानिस्तान में जगह है बामियान, वहां पर गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी चट्टानों की मूर्तियां हैं, उनको एक तरह से बम लगाकर उड़ा दिया गया। जो तालिबान का एक घिनौना चेहरा था वो बाहर आया और वैश्विक स्तर पर इसको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इसको क्रिटिसाइज किया गया। जो सबसे बड़ी तालिबान के लिए समस्या निकल के आई वो 2001 के पार्ट पर जब 9/11 यानी सितंबर 11 की घटना हुई। तो 9/11 की जो घटना थी 2001 में उसने पूरे विश्व की जो एक तरह से सामरिक स्थिति उसको परिवर्तित करके रख दिया, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बट गई। एक खेमा ऐसा जो आतंकवाद को जो टेररिज्म को सपोर्ट करता था और एक खेमा ऐसा जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता था। तो इसी कड़ी में आप देखें तो तालिबान एक तरह से आतंकवादी संगठन के रूप में रहा, क्योंकि अमेरिका पर जो हमला हुआ आतंकवादी उसमें ओसामा बिन लादेन अलकायदा का प्रमुख रूप से योगदान था और वो तालिबान के समर्थन से अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे थे। तो तालिबान ने एक तरह से अलकायदा को या ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को देने से मना किया और यही स्थिति रही कि अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला हुआ और धीरे धीरे तालिबान एक तरह से वहां से समाप्त हुआ और वहां पर एक सरकार को स्थापित करके अमेरिका की सेना वहां पर कार्रवाई जो प्रशासन की या सुरक्षा की उनको एक तरह से देखने लगी। लेकिन स्थितियां अगर आप देखें तो 2010-12 के बाद फिर से अनियंत्रित होने लगी, क्योंकि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अमेरिकी सेना के प्रभाव में एक तरह से धीरे धीरे बिखर जरूर गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक अपरोक्ष समर्थन उनको मिलता रहा। क्योंकि ध्यान रखें तालिबान के हटने के बाद अफगानिस्तान के पार्ट पर भारत का जो एक तरह से समर्थन है वो बढ़ता गया और भारत का रोल बढ़ता गया। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अगर भारत का रोल अफगानिस्तान में बढ़ेगा तो उनका जो बलूचिस्तान का इलाका है उसके लिए खतरे की स्थिति बनती है, जो उनके द्वारा एक समझ डेवलप है। तो वो मानते हैं कि बलूचिस्तान में किसी भी तरह का आंदोलन बढ़ेगा अगर अफगानिस्तान में भारत मजबूत होगा। तो उन्होंने भारत को कमजोर करने के लिए तालिबान को फिर से इकट्ठा किया, ट्रेनिंग दी और ये अमेरिका से छिपकर। तो अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान को हराने का काम किया और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान ने तालिबान के जो लड़ाके
अलग हो रहे थे, एक तरह से युद्ध से बाहर जा रहे थे, उनको इकट्ठा किया और छिपे रूप में ट्रेनिंग देकर फिर से अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूत किया। और स्थिति ऐसी बनी कि 2016 आते आते अफगानिस्तान में तालिबान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। और तालिबान के जब एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तरह से लगता था, और उन्होंने अपने पहले बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने एक वादा किया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं तो उनको लगता है कि अगर अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान से बुलाया जाए और वहां पर एक ऐसी सरकार बने जो अमेरिका का समर्थन भी वहां पर रहे, तो उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति है अमेरिकी चुनाव में अपने वोटर को प्रभावित करने के लिए। ये समझौता अमेरिका और तालिबान के बीच में हुआ, और समझौते का एक प्रमुख मुद्दा यह था कि अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो एक तरह से वापस होंगी। इसी के साथ साथ जो भी युद्ध अपराधी हैं, यानी जो तालिबान के और जो अफगानिस्तान के हैं, उनको आपस में एक दूसरे के द्वारा छोड़ा जाएगा। और तीसरा प्रमुख रूप से था कि अफगानिस्तान में जो शांति वार्ताएं हैं उनको प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार एक पक्ष के रूप में रहेगी और अमेरिका इसमें एक तरह से सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। भारत को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, पाकिस्तान, तो ये सब मिलकर एक तरह से अफगानिस्तान में शांति वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। प्रमुख रूप से अफगानिस्तान की जो वर्तमान सरकार है, अशरफ गनी और अब्दुल्ला, जो दो सबसे प्रमुख पावरफुल लोग हैं अफगानिस्तान के, उन दोनों के जो भी सहयोगी हैं अफगानिस्तान में जो शासन चला रहे हैं उनके द्वारा और तालिबान के द्वारा आपस में बैठकें की जा रही हैं। और ये कहां पर हो रही है? दोहा में, जिससे कि अफगानिस्तान में लंबे समय के लिए शांति स्थापित करी जाए। लेकिन समस्या यहां पर क्या आ रही है? समस्याएं सबसे ज्यादा तालिबान के अपने स्ट्रक्चर के रूप में है, क्योंकि तालिबान ने हमेशा अपने आप को एक शरिया कानून, जो इस्लामिक कानून है, उसके आधार पर रूल करने के लिए आगे बढ़ाया है। अब वर्तमान में तालिबान में जो भी लोग हैं वो कह सकते हैं नई जनरेशन है जो तालिबान की सामने आ रही है। अभी भी तालिबान का जो मूल क्षेत्र है कि वह शरिया के आधार पर ही कानूनों को लागू करेंगे और इसमें कोई बड़े परिवर्तन की संभावनाएं नहीं दिखती हैं। तो यहां पर जब अगर शरिया कानून के अनुसार ही उनके द्वारा अफगानिस्तान में शासन करने का प्रयास किया जाएगा तो महिलाओं के अधिकार या अन्य तरह की स्वतंत्रताओं पर एक तरह से रोक लगेगी। तो ये तो 90 के दशक का जो पुराना अफगानिस्तान जहां तालिबान था वही एक तरह से बन पाएगा। तो माना यह जा रहा है कि तालिबान को अमेरिका ने जरूर बैठकों में शामिल कराया हुआ है, अमेरिका के प्रयासों से तालिबान को जरूर वार्ता की टेबल पर लाया गया है, लेकिन अभी भी एक आतंकवादी संगठन के रूप में उनके जो कार्य हैं उनको नकारा नहीं जा सकता है। उनको जो आधारभूत सिद्धांत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उन्होंने जरूर यह कहा है कि अफगानिस्तान का उपयोग वो विदेशी आतंकवादियों के लिए नहीं होने देंगे या किसी अन्य देश के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे भारत को भी उन्होंने एक तरह से एक आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान का प्रयोग भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी या अन्य प्रकार की घटनाओं के लिए नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह के बयान कितने सफल रूप में आगे लागू होंगे ये भविष्य की बात है। तो तालिबान का जो अपना स्वरूप है उसमें क्या परिवर्तन दिखते हैं वो अभी तालिबान की तरफ से घोषणाएं नहीं हुई है और उन्होंने अपने आधारभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान का जो तालिबान है वो अफगानिस्तान की शांति वार्ताओं के लिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में है, क्योंकि तालिबान जितने भी अफगानिस्तान के अलग अलग प्रमुख जो भी शक्तिशाली समूह हैं उनके साथ बैठकर अगर किसी शांति वार्ता के माध्यम से कोई निर्णय लेता भी है तो सबसे शक्तिशाली होने के कारण तालिबान बड़े क्षेत्र पर और प्रशासन के बड़े हिस्से को अपने पास चाहेगा और ऐसी स्थिति में जो अन्य समूह हैं वो तालिबान का विरोध करेंगे, क्योंकि वर्तमान अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान में शामिल अन्य जो समूह हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं तालिबान की नीतियों का विरोध किया जाता है। तो तालिबान अपनी जो धार्मिक आधार पर एक जो शासन वो चलाता है उसको अगर वो छोड़ पाएगा तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में एक दीर्घकालीन शांति स्थापित हो सकती है, और उसको छोड़ने में तालिबान कितना सफल होगा इसको लेकर अभी कोई भी एक तरह से अंदाज लगाना संभव नहीं है। तो भविष्य में अफगानिस्तान की शांति तालिबान के अपने जो सिद्धांत जिसके आधार पर वो स्थापित हुआ था 94 में वो उस पर कायम रहता है या उसमें आधुनिक समय के और वर्तमान जो वहां पर परिस्थितियां अफगानिस्तान में उसमें वो परिवर्तन करता है या नहीं करता है, इसी आधार पर अफगानिस्तान में दीर्घकालीन शांति निर्भर करेगी। क्योंकि तालिबान सबसे शक्तिशाली फोर्स है इस समय अफगानिस्तान में, बिना उनके समर्थन के कोई शांति वार्ता हो पाए ये भी संभव नहीं है और बिना उनके सैद्धांतिक परिवर्तन के दीर्घकालीन शांति बन पाए इसमें भी बहुत तरह के सवालिया निशान उठेंगे। तो भविष्य में तालिबान अपने आप को किस तरह से परिवर्तित करेगा यह अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए सबसे बड़ा एक तरह से पक्ष होगा। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर एक
एक आलोचनात्मक क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अफगानिस्तान में शांति स्थापना में सबसे बड़ी बाधा तालिबान ही है, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। क्योंकि बाधा सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि तालिबान अगर वहां पर शासन में अपने सैद्धांतिक जो इस्लामिक कानून उसके आधार पर चलेगा तो एक तरह से अंतर विरोध वहां पर दिखेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार इसका विरोध करेगी, या अन्य जो समूह हैं वो चाहे उज्बेक लोग हों या अन्य प्रकार के जो भी वहां पर ट्राइबल ग्रुप है वो इसका विरोध करेंगे। तो वो अधिकार चाहते हैं, उसको स्वतंत्रता चाहते हैं, तालिबान इनको सीमित करना चाहता है। तो इसीलिए तालिबान सबसे बड़ी शक्ति जरूर है और सबसे बड़ी बाधा भी है। तो आप अलग अलग एग्जाम्पल से बता सकते हैं, और तालिबान का 94 से लेकर 2001 तक का जो काम रहा है वो आप बता सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं और बच्चियों के अधिकारों को रोका गया, या जो गौतम बुद्ध की वहां पर बामियान में मूर्तियां तोड़ी गई, तो कहने के धार्मिक रूप से भी वो असहिष्णुता दिखाते हैं। तो ये सारे आप बताकर तालिबान का एक पक्ष दिखा सकते हैं 2001 तक का। और वर्तमान में अगर वो शक्तिशाली रूप में उभरे हैं और वो शांति वार्ताओं में बैठे हैं तो उन्हें अपने रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यानी अपने सिद्धांतों में अगर वो परिवर्तन करेंगे तभी दीर्घकालीन शांति अफगानिस्तान में आ सकती है। तो आप क्रिटिसाइज आलोचनात्मक रूप में समीक्षा करनी है, तो निष्कर्ष में आप ये बता सकते हैं कि उनके सिद्धांतों में परिवर्तन अफगानिस्तान की शांति के लिए आवश्यक है। तो इस रूप में आप आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। तो यहां पर टाटा समूह के द्वारा कोविड-19 के टेस्टिंग करने के लिए जो क्रिस्पर एक तरह से टेस्ट मेथड है उसको एक तरह से मंजूरी मिल गई है, और भारत में किसी भी तरह का परीक्षण किया जाता है तो उसकी मंजूरी देने की जिम्मेदारी किसके पास है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। तो उनकी तरफ से मंजूरी दे दी गई है, और इसमें टाटा समूह के साथ साथ भारत सरकार की जो संस्था है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और उनका इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, उनकी तरफ से मदद की गई है। और IGIB ये सरकार का संस्थान, और टाटा की तरफ से अगर आप देखें तो टाटा कंपनी की जो मेडिकल की एक तरह से विंग है उनकी तरफ से मिलकर ये कार्य किया गया है। तो इसको ICMR की तरफ से मंजूरी मिल गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो क्रिस्पर टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में कोविड-19 के परीक्षण के लिए जो सबसे प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है RT-PCR, उसकी जगह एक तरह से प्रयोग करने की बात चल रही है। देखिए RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो RNA आधारित एक तरह से वायरस है, तो उसका एक तरह से DNA बनाकर फिर उस DNA के पार्ट को मल्टीप्लाई या एम्पलीफाई किया जाता है, अधिकता उसकी की जाती है, और उसके आधार पर एक सिद्ध किया जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रकार के आपके एंजाइम्स उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है और इसमें एक एक्सपर्टाइज विशेषज्ञता की जरूरत है। ऐसा क्रिस्पर टेस्ट में उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर हम क्रिस्पर की बात करें, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलेंड्रोमिक रिपीट्स, तो अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो ये कोई भी जैसे DNA के पार्ट पर कोई विशेष जीन है उसको लक्षित करके उसको टारगेट करके पता करता है, और आणविक कैंची यानी एक तरह से आप कह सकते हैं एक कैंची के रूप में कार्य करके उस DNA को अलग कर सकता है। इस टेस्ट के माध्यम से होता यह है कि कोई भी जो जीन विशेष रूप में जिसको लक्ष्य किया जा रहा है उसकी पहचान की जा सकती है, और अगर कोई ओरिजिनल DNA का कोई एक तरह कह सकते हैं कोई डुप्लीकेट सीक्वेंस है तो उसको भी ये एक तरह से पहचान सकता है। यानी ओरिजिनल से अलग अगर किसी तरह का कोई सीक्वेंस एक दूसरा उसका डुप्लीकेट भी है तो उसको भी एक तरह से पहचाना जा सकता है इस क्रिस्पर मेथड के माध्यम से। और यही कारण है कि बहुत सारी जो हमारी एक तरह से जीन टेक्नोलॉजी, जहां पर एक तरह से हमें किसी भी जीन को अलग करना होता है उसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, और इसी टेक्नोलॉजी का अब कोरोना वायरस को एक तरह से पता लगाने में उपयोग किया जाएगा। क्रिस्पर टेक्निक के माध्यम से किया जाएगा कि क्रिस्पर Cas9 नाम का एक प्रोटीन है उसका उपयोग करके जो भी सैंपल है उसमें जिस DNA को एक तरह से सर्च किया जा रहा है उसको टारगेट किया जाएगा और उस DNA को एक तरह से कट करके अलग किया जाएगा। तो जब आप किसी भी सैंपल में से DNA को काट कर अलग कर लेंगे तो एक तरह से आप उसमें से ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो आपका DNA का पार्ट है वो कोविड-19 वायरस का है या नहीं है। तो जब आप इस तरह से DNA को अलग कर लेते हैं तो उसमें से एक संकेत भी प्राप्त होता है कि वो कोविड-19 वायरस से संबंधित है या नहीं है। तो DNA को इस तरह से अलग करने की जो क्रिस्पर की एक क्षमता है उस टेस्ट क्षमता का उपयोग करके कोविड-19 में टेस्टिंग को अब आसान किया जाएगा और इसको टाटा के द्वारा भारत में एक तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप देखें इसी पर आधार पर हमारा एक प्री का क्वेश्चन है।
आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड-19 वायरस के आरएनए के डीएनए परिवर्तन द्वारा पता लगाया जाता है। सही स्टेटमेंट है। क्रिस्पर तकनीक में लक्षित वायरस के डीएनए के अलग करके वायरस का पता लगाया जा सकता है। तो दोनों यहां पर सही स्टेटमेंट है, तो आंसर है आपका सी। एक दूसरा देखें तो भारत सरकार की तरफ से जो हमारा वर्तमान में एक बिल है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, यानी दिवालियापन तथा शोधन अक्षमता संहिता 2016, यानी अगर कोई कंपनी भारत में दिवालिया होने की कगार पर है या शोधन अक्षमता पर जाने वाली है, ऐसी कंपनियों के लिए 2016 का आईबीसी एक कानून कार्य करता है। तो इसमें कुछ संशोधन है, उनको एक तरह से सरकार के द्वारा संसद में प्रस्तावित किया गया है, जो 2020 संशोधन के नाम से आईबीसी 2016 के एक्ट में जाने जाएंगे। इस संशोधन की अगर हम बात करें, पहला संशोधन यहां पर यह कहा गया है कि अगर हम डेट ले लें, कब से? 25 मार्च, जब से भारत में पहला लॉकडाउन किया गया था, तो 25 मार्च से अगर हम 6 महीने की डेट ले लें, तो ये 6 महीने का जो समय है, इसमें कोई भी नया केस अगर कोई कंपनी समय पर लोन नहीं दे पा रही है तो आईबीसी में नहीं जाएगा। यानी दिवालियापन और शोधन अक्षमता का नया केस 24 मार्च के बाद, यानी 25 मार्च से लेकर 6 महीने के बीच में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो नहीं किया जा सकता है। इससे होगा क्या कि जो कंपनियां समय पर ऋण नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कोविड-19 के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो उनको सरकार एक तरह से संरक्षित कर पाएगी। यहां पर वित्त मंत्री के द्वारा एक क्लियर किया गया है कि जो भी इस तरह की 6 महीने की जो यहां पर छूट दी जा रही है, वो केवल इस 25 मार्च के बाद 6 महीने के लिए है। यानी कोविड-19 के समय में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ उसके लिए, यानी उसके पहले अगर कोई डिफॉल्ट है तो वो केस वैसे ही चलते रहेंगे, उसमें किसी तरह की छूट सरकार ने नहीं दी है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, एक सरकार ने और आईबीसी कानून में एक सुधार किया था, एक छूट दी थी कि अगर कोई 1 लाख रुपए का मान लीजिए कोई डिफॉल्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी इस दिवालियापन शोधन अक्षमता संहिता का उपयोग कर सकती थी। तो 1 लाख की जो लिमिट है बहुत छोटी थी, भारत सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 करोड़। यानी दिवालियापन शोधन अक्षमता संहिता 2016 का उपयोग तभी किया जा सकता है जब डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का होगा। तो 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 करोड़ रुपए। तो इससे करने से हुआ ये कि अगर 1 करोड़ से छोटा डिफॉल्ट है, अगर कोई सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई है और मान लीजिए 50 लाख का डिफॉल्ट हुआ है, तो उसके ऊपर आईबीसी 2016 का केस नहीं चल सकता है, क्योंकि सरकार ने लिमिट कितनी कर दी? 1 करोड़ या उससे ऊपर का। पहले क्या था, अगर 1 लाख का डिफॉल्ट भी है तो आप आईबीसी 2016 के अंतर्गत कंपनी पर केस कर सकते हैं। जो कोविड-19 के कारण बहुत खराब स्थिति में है, उनको बचाने के लिए सरकार के द्वारा ये एक परिवर्तन किया गया। तो इन परिवर्तनों को एक तरह से सरकार जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति ऐसी थी कि सरकार को इस तरह की छूट देना आवश्यक था। इसी के साथ साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि ये जो सरकार की तरफ से आईबीसी कोड में एक छूट दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज एक्ट के जो नियम कानून है वो लागू नहीं है। कंपनीज एक्ट में अगर आप सेक्शन 166 की बात करें, तो किसी भी तरह का फ्रॉड अगर होता है या कंपनी का कोई डायरेक्टर है वो कंपनी के खिलाफ जाकर कुछ कार्य करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो फ्रॉड या इस तरह के जो धोखाधड़ी के मामले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो उनमें किसी तरह की छूट भारत सरकार ने नहीं दी है। तो इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर एक आईबीसी के संबंध में क्वेश्चन आप देखें, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन करके सरकार ने कोई नया केस प्रारंभ करने के लिए सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। और दूसरा, इस वृद्धि से सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम लाभ में रहेंगे। तो देखिए, लिमिट बढ़ाने से एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो दोनों कथन सही है, तो आंसर है आपका सी। इसी के साथ साथ 25 मार्च से लेकर 6 महीने की लिमिट जो दी गई है कि अगर यहां पर कोई डिफॉल्ट या कोई भी मान लीजिए ऋण समय पर नहीं जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप आईबीसी में नहीं जा पाएंगे। तो ये जो संशोधन किया गया, इससे भी जो छोटे उद्योग है उनको बड़े पैमाने पर लाभ होगा, अन्य उद्योगों को भी लाभ होगा, क्योंकि ये 6 महीने की समय सीमा सभी के लिए रखी गई है। कोविड-19 के कारण कंपनियां डिफॉल्ट कर सकती हैं, हो सकता है समय पर भुगतान बैंकों को ना दे पाएं, वित्तीय संस्थाओं को वापस न कर पाएं, तो ऐसी स्थितियों में उन पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत कानून में कार्यवाही नहीं होगी। तो 6 महीने के लिए सरकार ने संशोधन करके इस कानून में ये एक तरह से जो गतिविधियां उनको रोक दिया है। तो ये कंपनियों को एक तरह से जो भी इस तरह से केस उन पर बन सकते हैं, उनसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है। अगला अगर हम यहां पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें, तो वहां पर सबसे लंबे समय से काम करने वाली जो न्यायाधीश हैं उनकी मृत्यु हुई है, जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग। इनके शॉर्ट में अगर आप देखें तो आरबीजी के नाम से भी इनका नाम यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो 1993 में
उस समय के तात्कालिक अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। तो आप देखें लगभग 27 साल के लंबे कार्यकाल तक गिन्सबर्ग के द्वारा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया गया है। और आप ध्यान रखें अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके संबंध में जो कुछ नियम है वो काफी सरल हैं। अगर हम भारत की तुलना में देखें, जैसे पहला आप देखें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी व्यक्ति को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रपति नामित करेंगे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए, उसका जरूरी नहीं है कि वो किसी भी तरह का वकील हो या लॉ का ग्रेजुएट हो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी सिर्फ कानून की समझ रखने वाला व्यक्ति भी न्यायाधीश बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक्टिंग रूप में उसने वकील के रूप में, लॉयर के रूप में काम किया हो या लॉ की उसने पढ़ाई करी हो। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी छूट है अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, देखिए नियुक्त करने के बाद अमेरिका की जो सीनेट होती है उसकी एक साधारण बहुमत से मंजूरी आवश्यकता होती है। तो जब तक सीनेट एक साधारण बहुमत से मंजूरी नहीं देगी, जिस व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पद पर पहुंचाते हैं न्यायाधीश के लिए, उसकी मंजूरी फाइनल नहीं होती है। तो यहां पर एक कह सकते पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस व्यवस्था से हुआ क्या है कि जो संघ सरकार के दोनों हिस्से कार्यकारी और विधायी, अमेरिका में एग्जीक्यूटिव पार्ट पर कौन है? राष्ट्रपति, और विधायी लेजिस्लेटिव पार्ट पर कौन है? सीनेट। तो दोनों का एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्माण है उनमें बराबर एक तरह से ध्यान रखा गया है। दूसरा आप देखें अमेरिका के संविधान में उम्र, शिक्षा, पेशे या अमेरिका का मूल नागरिक हो, जैसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, आपको अमेरिका में आपका जन्म होना आवश्यक है अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर चुनाव में आप भाग लेना चाहते हैं। ऐसी कोई शर्त अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नहीं है। तो कोई मानक ऐसा निर्दिष्ट नहीं है, और वकील और लॉ ग्रेजुएट आप नहीं है तब भी आप राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत अगर होते हैं, सीनेट मंजूरी देती है, तो आप अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। तो अमेरिका का संविधान यह कहता है कि कोई भी न्यायाधीश है अगर अच्छे व्यवहार से अपने कार्यालय में काम कर रहा है तो वो जब तक चाहे तब तक कार्य कर सकता है। आप देखें जैसे हमने अभी डिस्कस ही किया कि गिन्सबर्ग के द्वारा 27 साल तक 1993 से 2020 तक कार्य किया गया। यानी आप अगर अच्छे व्यवहार के साथ में काम कर रहे हैं, आप पर कोई आरोप नहीं लगे हुए हैं और आप लगता है कि स्वस्थ हैं और कार्य कर सकते हैं, तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आप पर कोई कार्यकाल की समय सीमा नहीं है। तो ये न्यायाधीश के ऊपर एक तरह से निर्भर हो जाता है। कोई अगर समय से पहले हटना चाहता है तो हट सकता है। हाँ, एक तरीका जरूर है कि महाभियोग, इंपीचमेंट के द्वारा जो भी सर्वोच्च न्यायालय का अमेरिका में न्यायाधीश है उसको हटाया जा सकता है। अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो यह संविधान में अमेरिका की तरफ से जो अमेरिकी कांग्रेस है उसको अधिकार दिए गए हैं कि न्यायाधीशों की संख्या को वो निर्धारित कर सकती है। जैसे अगर आप देखें 1789 का जो पहला न्यायपालिका अधिनियम था उसमें 6 न्यायाधीश रखे गए थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 5 एसोसिएट जस्टिस थे। आगे चलकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन होते रहे, न्यूनतम संख्या 5 तक पहुंची है, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश, 4 एसोसिएट, और अधिकतम संख्या 10 तक गई है, 1 मुख्य न्यायाधीश और एसोसिएट कितने? 9। तो ये एक तरह से लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। अगर वर्तमान की बात करें जो इस समय की स्थिति है तो 1869 का जो न्यायपालिका अधिनियम है उसके अनुसार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और बचे हुए 8 क्या हो जाएंगे? एसोसिएट न्यायाधीश। कोई भी अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो उस मामले में अगर निर्णय होगा तो एक कोरम की आवश्यकता होती है, और ये 6 न्यायाधीश हैं, यानी कम से कम 6 न्यायाधीश का एक कोरम होना चाहिए, तभी किसी मामले में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाएगा। तो ये 6 सदस्यों की एक मिनिमम वहां की सुप्रीम कोर्ट की कोरम है। तो कुछ प्रमुख तथ्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आप ध्यान रखें। इसी के संबंध में प्री का क्वेश्चन देखें। अमेरिका के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं जिन्हें सीनेट की मंजूरी साधारण बहुमत से प्राप्त करना आवश्यक है। सही स्टेटमेंट है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं है। सही है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल 9 न्यायाधीश अधिकतम हो सकते हैं। तो ये वर्तमान में स्थिति है, लेकिन फिक्स नहीं है, बदल सकती है। तो तीनों सही है, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट उस पर आते हैं, और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो एबे, उनके द्वारा जापान की राजधानी टोक्यो के पास शिंटो धर्म का एक प्रमुख पूजा स्थल है। शिंटो आप सभी जानते हैं जापान का प्रमुख धर्म है। तो शिंटो धर्म का एक जो प्रमुख पूजा स्थल है जिसको कहा जाता है यासुकुनी श्राइन। तो यासुकुनी जो पूजा स्थल है
यहां पर शिंजो ओबे, जिन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के पद से स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अभी विजिट किया है और 2013 के बाद ये उनका पहला विजिट है। ध्यान रखें, ये जो पूजा स्थल बना हुआ है, इस पूजा स्थल को लेकर काफी विवाद है, क्योंकि ये 1869 में जब जापान के उस समय के सम्राट थे मीजी, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो टोक्यो में ये श्राइन 1869 से स्थापित है। जापान की संस्कृति में माना यह जाता है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो व्यक्ति एक तरह से देवत्व या कह सकते हैं एक देवता के रूप में हो जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो इसी स्थिति में जो भी जापान के लिए शहीद हुए हैं, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए ये यासुकुनी जो श्राइन है वो बनाई गई है। और यहां पर एक समस्या ये है कि यहां पर ऐसे 14 लोगों का भी एक तरह से कह सकते हैं पूजा की जाती है, जिन्हें क्लास ए कैटेगरी के युद्ध अपराधी यानी वॉर क्रिमिनल का दर्जा दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध अगर हम बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेको तोजो, उन्हें एक तरह से युद्ध अपराधों के लिए दोषी माना गया और आगे चलकर 1948 में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो 1948 में जब उन्हें फांसी दी गई तो तोजो भी एक तरह से युद्ध अपराधी के रूप में क्लास ए कैटेगरी में माने जाते हैं और इनकी भी एक तरह से कह सकते हैं पूजा स्थल इस यासुकुनी श्राइन में है। इन 14 लोगों में ऐसे युद्ध अपराधी भी शामिल हैं जिन्होंने दक्षिण कोरिया, चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ एक तरह से युद्ध अपराध किए हैं। तो जब भी इस श्राइन पर कोई भी जापान के प्रधानमंत्री या बड़े अधिकारी के द्वारा विजिट किया जाता है तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और चीन के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस श्राइन में अगर कोई भी जापान का कोई राष्ट्राध्यक्ष या जापान का कोई भी बड़ा अधिकारी विजिट करता है तो ये युद्ध अपराधों को एक तरह से मान्यता देने वाली बात है। तो इसी कड़ी में शिंजो ओबे का जो विजिट है वो फिर से एक तरह से विवादों में आ गया है। यासुकुनी पूजा स्थल 1869 में निर्मित टोक्यो के पास स्थित है। इसमें ए श्रेणी के युद्ध अपराधियों के नाम भी अंकित हैं जो चीन तथा कोरिया के खिलाफ युद्ध अपराधों के दोषी थे। कोरिया मतलब उत्तर दक्षिण कोरिया, दोनों की बात करें, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, नागालैंड एप्पल्स। जब भी सेब की बात होती है तो आप कहने कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इनके एक तरह से नाम लेते हैं। तो कश्मीर के सेब की एक जो प्रजाति है उसको एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के पार्ट पर भी एक तरह से उगाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो नागालैंड में जगह है थानामीर। तो नागालैंड के थानामीर के पार्ट पर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट में सेब की इस प्रजाति को एक विशेषता के कारण वैश्विक स्तर पर महत्व दिलाने के लिए नागालैंड की तरफ से प्रमुख रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। नागालैंड में थानामीर एप्पल्स को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए, भारत में प्रसिद्धि दिलाने के लिए थानामीर स्टूडेंट यूनियन TSU के द्वारा प्रमुख रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एप्पल की एक नई प्रजाति है जो बड़ी तेजी से अपना नाम आगे बढ़ा रही है। तो आप ध्यान रखें कि कश्मीरी ओरिजिन का ही है, लेकिन कहां पर उगाया जा रहा है? नागालैंड के थानामीर इलाके में। तो थानामीर एप्पल के नाम से, थानामीर सेब के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो इसी कंसर्न में प्री का क्वेश्चन देखें, थानामीर सेब प्रजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जब हम सेब की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल का नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, इसीलिए इस तरह की प्रजाति का जब नाम आए तो आप ध्यान रखें किससे संबंधित है ये? नागालैंड। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, व्हाट डज द डिटेक्टेड प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन मीन, व्हाई आर एस्ट्रोनॉमर्स एक्साइटेड? अगर हम फॉस्फीन गैस की बात करें तो फॉस्फोरस इसके मध्य में होता है और इसके बाहर की ओर एक तरह से 3 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो इनको मिलाकर ये फॉस्फीन गैस एक तरह से बनती है और फॉस्फीन गैस के लिए माना जाता है कि अवायवीय यानी एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एक तरह से बायोलॉजिकल जैविक गतिविधियां होती हैं उनमें यह गैस उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप देखें, जो भी आपके सीवर हैं या जो भी एक तरह से जमीन के नीचे दबे हुए स्थान है, वहां पर एक तरह से इनकी उपस्थिति सामान्य रूप में देखी जाती है। तो ये सामान्य रूप से आप देखें तो सीवर जो लैंडफिल होते हैं या जो एनिमल गट यानी जानवरों की जो आंत होती है उनमें भी एक तरह से ये गैस पाई जाती है। तो फॉस्फीन गैस को माना जाता है कि केमिकल रूप में, रासायनिक रूप में उत्पादित तो किया जा सकता है, उसी के साथ साथ बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक रूप में भी उसका उत्पादन होता है। फॉस्फीन गैस को जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी बनाया जाता है, यानी अगर किसी जगह फॉस्फीन गैस की उपस्थिति सिद्ध होती है तो इसका अर्थ है वहां पर जैविक क्रिया हुई होगी। तो इसी के प्रमाण एक तरह से जो हमारा पड़ोसी ग्रह है, जिसको पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, भगनी ग्रह कहा जाता है, वीनस, शुक्र पर फॉस्फीन गैस के कुछ यहां पर एक तरह से प्रमाण मिले हैं। तो इसके आधार पर वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि वीनस में कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी या जैविक गतिविधियां हुई हैं, तो जीवन के प्रमाण एक तरह से वहां पर माने जा रहे हैं। इसी कारण से खगोल वैज्ञानिक शुक्र ग्रह को लेकर काफी एक्साइटेड है। उनको लग रहा है कि जैविक प्रमाण इस ग्रह पर बहुत सामान्य रूप में मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ आप देखें, फॉस्फीन गैस
इसके पहले जुपिटर और सैटर्न, बृहस्पति और शनि में भी एक तरह से मिल चुकी है। तो वहां पर भी जैविक प्रमाण एक तरह से देखे जा रहे हैं। जहां तक शुक्र की बात करें तो पृथ्वी के सबसे नजदीक के ग्रह के पार्ट पर है, तो उसके लिए एक तरह से आगे परीक्षण जल्द किए जाएंगे। और वीनस के लिए भारत का भी एक मिशन है, अभी उसका नाम तो नहीं है लेकिन उसको शुक्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह की जांच के लिए जो भी अब तक प्रक्षेपण किए गए उनमें आप देखें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है उसका आकाशसुकी, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो नासा की तरफ से जो पार्कर सोलर प्रोब है उसने भी वीनस का कुछ अध्ययन एक तरह से किया है, और भारत की तरफ से भी इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और नासा की तरफ से अगले वर्ष ही शुक्र के अध्ययन के लिए एक प्रक्षेपण किया जाएगा। तो शुक्र को लेकर जो प्रयास हैं वो अलग अलग देशों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो फॉस्फीन गैस के बारे में ये जो पता चला है इसके कारण से उत्सुकता जो खगोल विज्ञानी उनमें एक तरह से बढ़ी है, और आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं वीनस पर भी, शुक्र ग्रह पर ही जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसी कंसर्न में हमारा प्री का क्वेश्चन आप देखें, फॉस्फीन गैस का निर्माण अवायवीय एनारोबिक स्थिति में होता है। ये गैस को रासायनिक तथा जैव रासायनिक विधि से बनाया जा सकता है। इसे खगोल विज्ञान में बायोमार्कर के रूप में माना जाता है। बायोमार्कर का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ग्रह पर या कोई भी आपका अंतरिक्ष का स्थान है जहां पर फॉस्फीन गैस मिलती है, इसका मतलब वहां पर कोई जैविक गतिविधियां हुई होंगी, तो इसीलिए इसको बायोमार्कर माना जाता है। जहां पर भी इस गैस के प्रमाण मिलते हैं वहां पर जैविक गतिविधियों का एक प्रमाण मान लिया जाता है, इसीलिए खगोल विज्ञान में हम इसको बायोमार्कर भी बोलते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है आपका डी। तो ये हमारा 20 सितंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको बायजूस का गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।